गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासु एस्ट्रो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि राहु चंद्रमा की युति अगर आपकी पत्रिका में हो तो किस तरह के परिणाम, किस तरह के फल, किस तरह के लक्षण व्यक्ति के अंदर देखे जा सकते हैं। ये युति सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, दुखी करने वाली होती है और इसी युति पर ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स बहुत चीज़ों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में। पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक। यह युति आपकी पत्रिका में किसी भी भाव में हो सकती है, प्रथम भाव से लेकर द्वितीय भाव किसी भी भाव में हो सकती है। इस युति के कुछ विशेष गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। निर्भर करता है कि राहु चंद्रमा की युति किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में इनका प्रभाव आपकी पत्रिका में देखने को मिलता है। राहु और चंद्रमा की युति, क्योंकि मेरे भाई बहनों का बहुत ही प्रश्न होता है, कई बार वो इस प्रश्न पर बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्रिका में राहु चंद्रमा की युति एक साथ है तो ये किस तरह के परिणाम इसमें देखे जा सकते हैं। लगभग जितनी पत्रिकाएं मैंने देखी हैं उनमें ज़्यादातर पत्रिकाओं में राहु चंद्रमा की युति देखने को जो है मिलती है और ये बेहद चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर ये युति आपकी पत्रिका में है तो मानसिक अवसाद, मानसिक परेशानियां व्यक्ति को जीवन में झेलनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में यह युति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है यदि आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल जाए या कहीं पर भी चंद्रमा राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में आ जाए तो ये स्थिति और भी खराब हो सकती है, भयानक हो सकती है। इस विषय पर कुछ चंद्रमा के विषय में कथाएं भी प्रचलित हैं। एक बार भगवान चंद्रदेव जो हैं वो भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने कहा कि हे सदाशिव, मैं कलंकित हो गया हूँ और मैं आपसे आशा कर आया हूँ कि आप मुझे अपने मस्तक पर धारण करें ताकि मुझे आपके चरणों में एक स्थान प्राप्त हो और आपका नाम मेरे नाम के साथ में जोड़ा जाए। अब भगवान शिव जो थे वो उन्हें पता था कि चंद्रमा जो है वो मन के स्वामी है, मन के कारक है और मन को व्यवस्थित किए बिना, मन को नियंत्रित किए बिना आप ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकते। अतः उन्होंने कहा कि मेरी राम भक्ति भी पूरी होगी और चंद्रमा से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी द्वितीय की किरणों को अपने मस्तक पर धारण करूंगा और अपने मस्तक पर धारण करने के बाद मेरी राम भक्ति भी पूर्ण हो पाएगी। अतः उन्होंने एवं मस्तु कहा और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि हे ईश्वर, आप इतने महान हैं कि आपने मुझे सर्वोपरि स्थान दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसी तरह चंद्रमा का नाम चंद्रमौली रखा गया। उसके पश्चात भगवान चंद्रदेव जो हैं वो भगवान राम के पास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास गए। उन्होंने कहा, हे रघुपति, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़िए ताकि मैं या मेरी महानता आपके नाम के साथ हो और आपके नाम के जैसा यश मेरे लिए भी हो। इसीलिए चंद्रमा जो हैं वो यश के भी कारक हैं, सम्मान के भी कारक हैं। भगवान रामचंद्र ने, इसीलिए शायद भगवान को रामचंद्र कहा जाता है, तो चंद्रमा का नाम भगवान राम ने अपने साथ जोड़ा और उनको रामचंद्र कहा गया और उनकी महानता और उनका यश फैलता चला गया। शायद यही कारण है कि आज के समय में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का नाम कंस या रावण नहीं रखते, या जो बेटियां होती हैं उनका नाम सुपर्णखा, ताड़का, पूतना ऐसा नाम नहीं रखा जाता। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि बड़े कुल में, अच्छे घराने में बच्चे जो पैदा होते हैं उनके नाम के साथ में यश और सम्मान साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये कुछ परंपराएं हमारे जीवन में चली आ रही हैं। चंद्रदेव जो हैं वो हरिहर के उपासक थे, भगवान हरि को मानते थे, उनके उपासक थे वो। तो भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे नाम के साथ, अपने नाम के साथ मेरा नाम ज़रूर जोड़ें ताकि आपके नाम के साथ में मेरा नाम भी लिया जाए। तो कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है, चंद्रमा का नाम कृष्ण चंद्र भी है, तो कृष्ण के साथ में भी नाम जोड़ा जाता है उनका। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि, क्योंकि देखिए वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है निधिवन, और आज भी वहाँ पर जब भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं तो चंद्रमा जो हैं वो अपनी अमृत की वर्षा उनके ऊपर करते हैं। पूर्णमासी की रात्रि में अपनी अमृत की वर्षा उनके ऊपर बरसाते हैं और रसपान करते हैं। तो भगवान कृष्ण रसपान करते हैं चंद्रमा की अमृत वर्षा का। तो ये सब जो कथाएं हैं प्रचलित हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में। तो चंद्रमा जो है, कहने का अर्थ है कि वो मन के कारक हैं, मन के स्वामी हैं।
बिना मन को नियंत्रित किए, बिना मन का सुख मिले व्यक्ति के सारे फल राजयोग निष्फल हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में 2 नियम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा प्रबल हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, सूर्य और चंद्रमा यदि आपकी पत्रिका में प्रबल हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपको भले अन्य ग्रह यदि आपके थोड़े से कमज़ोर भी हैं, वीक भी हैं, तो आपको सभी प्रकार के राजयोग प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि ये 2 ग्रह आपकी पत्रिका में निष्फल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति राजयोग नहीं उपभोग कर पाता, बशर्ते उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। उसे मकान का, गाड़ी का, वाहन का, हर चीज़ का सुख उसको जीवन में होता है, स्त्री का सुख उसको जीवन में होता है, संतान का सुख होता है, लेकिन फिर भी उसे मानसिक शांति नहीं मिल पाती। चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। एक छोटा सा सौम्य ग्रह जो 2 से सवा 2 दिन एक राशि में गोचर करता है, अगर ये पत्रिका में बिगड़ जाए तो आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो चंद्रमा मन के कारक हैं। तो चंद्रमा जो है, कहते हैं कि मन से ही जीत होती है व्यक्ति की और मन से ही हार होती है। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो शायद आप अपने जीवन में सभी राजयोग और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किसी बच्चे का विद्यार्थी जीवन है, अगर उसकी राहु चंद्रमा की युति पत्रिका में है, ऐसे बच्चों का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत छोटी आयु में यदि बच्चों की पत्रिका में 6ठे भाव के स्वामी, 8म भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामियों की दशा आ जाए तो ऐसे बच्चे का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगेगा। और राहु चंद्रमा की युति विशेषकर हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। जैसे कुछ दशाएं मान लीजिए ऐसी आ जाएं, मान लीजिए 6ठे भाव के स्वामी की दशा है, 8म भाव के स्वामी की दशा है या द्वादश भाव के स्वामी की दशा है, राहु चंद्रमा की युति है, पढ़ाई बच्चा कर ही नहीं पाएगा। याद करेगा, स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्मरण शक्ति को भी जो है यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। राहु स्मरण शक्ति को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो बच्चा पढ़कर जाएगा, याद करके जाएगा, लेकिन परीक्षा में कुछ लिख ही नहीं पाएगा, कुछ याद करके इसको स्मरण ही नहीं रहेगा उस चीज़ का, और वो कुछ नहीं लिख पाएगा। तो विद्यार्थी जो पक्ष है, अगर बचपन में इस तरह की दशाएं बच्चों के जीवन में आती हैं तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। माता पिता को पत्रिकाओं का विश्लेषण कराना चाहिए और अपने बच्चों के विषय में पूर्ण रूप से उपाय करने चाहिए। कुछ उपाय विशेषकर मैं आगे आने वाली अपनी सीरीज़ में आपसे ज़रूर चर्चा करूंगा इस विषय पर कि राहु चंद्रमा की युति के उपाय क्या होते हैं। अगर बचपन में ये बच्चों के आ रही हैं तो उस तरह के क्या उपाय होते हैं, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो राहु चंद्रमा की युति इस वजह से थोड़ा सा परेशानी पैदा करने वाली होती है। देखिए, मैं आपको हाथ में भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये चंद्र पर्वत होता है, ये हमारे हाथ में चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है। अगर ये चंद्र पर्वत का जो वलय है, अगर ये उठा हुआ है, पुष्ट है, और यदि इस पर पद्म का चिन्ह है, अगर इस पर पद्म का चिन्ह है तो व्यक्ति बहुत ही सात्विक होता है, बहुत मिलनसार होता है, हंसमुख होता है और बहुत मानसिक रूप से सदृढ़ होता है, मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सात्विक होते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। चंद्रमा अगर प्रबल है तो भगवान शिव की विशेष कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। ये शुक्र पर्वत है, ये आपको बहुत मान सम्मान और गाड़ी, मकान, वाहन, स्त्री सब सुख देता है। लेकिन चंद्रमा पर्वत अगर मजबूत है, प्रबल है, तो ये आपकी काल्पनिक शक्ति को अच्छी करता है, आपको एक बहुत सुंदर चेहरा देता है, आप अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, दूसरे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वाणी में एक ओजस होता है, वाणी बहुत मधुर और सुंदर होती है। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा आपको वो विशेष गुण प्रदान करने का काम करते हैं। अगर चंद्रमा पर्वत पर कोई ब्रांच, यहाँ से कोई शाखा निकलकर अगर भाग्य रेखा से चंद्रमा पर जा रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, बहुत अच्छा ज्योतिषी होता है, या उसे जीवन में ज्योतिष के माध्यम से सम्मान प्राप्त होता है, बहुत ज्ञानी होता है। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा जो है वो काल्पनिक शक्तियों का कारक है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें ये देखना है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति सुकर्मी है या दुष्कर्मी है, इस बारे में कैसे पता चले? अगर राहु और चंद्रमा की युति आपकी पत्रिका में कहीं पर भी है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में दुष्कर्मी होता है, यानी कि उसने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए होते हैं, जिसकी वजह से उसको चंद्रमा और राहु की युति इस जन्म में उसकी पत्रिका में मिलती है। तो पाप कर्म करने की वजह से उसे इस जीवन में प्रताड़ित किया जाता है, उसे घोर मानसिक
कष्ट झेलने पड़ते हैं, घोर मानसिक अवसाद झेलने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सदा परेशान रहता है, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान रखता है। यदि पत्रिका में चंद्रमा और राहु की युति 6, 8 या 12वें भाव में हो, छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगों या मानसिक अवसादों से बहुत रोगग्रस्त रहता है, प्रताड़ित रहता है। मैंने ऐसी स्थिति में देखा है कि चंद्रमा यदि 12वें भाव में हो, रातों को नींद नहीं आती, लोगों को रात भर नींद नहीं आ पाती, सो नहीं पाते, पूरी रात भर उनको इस तरह की भयंकर प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है राहु चंद्रमा की युति में। छठे भाव में अगर चंद्रमा हो तो ये व्यक्ति को बहुत अवसादी यानी कि खींचने वाला, परेशान करने वाला बनाता है। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो मृत्यु का भय बच्चे को 12 साल की आयु तक बना रहता है, डूबने की स्थिति बनी रहती है। ऐसे बच्चों को गहरे जल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसे बच्चों को नदियों में नहीं स्नान करना चाहिए, माता पिता के साथ में रहना चाहिए। 12वें भाव का चंद्रमा हो, अब देखिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो यात्राओं का भी कारक है, तो चंद्रमा जो है वो जल द्वारा यात्राएं देता है। जैसे शनि 12वें घर में हो तो वो वायु द्वारा यात्राएं देता है, तो चंद्रमा 12वें घर में हो तो जल द्वारा यात्राएं देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ओवरसीज ट्रैवल बहुत करते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं। लेकिन राहु चंद्रमा की युति अगर हो तो ये आपको बहुत भारी मात्रा में आपको मानसिक अवसाद पैदा करती है। हिस्टेरिया, हेलुसिनेशन, फोबिया, ये जितनी भी तरह की इमेजिनरी डिसऑर्डर्स, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, आइसोलेशंस, ये सब राहु चंद्रमा की युति के साथ होते हैं। आपको मानसिक सुख राहु चंद्रमा नहीं लेने देते, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। और राहु की एक विशेषता होती है कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को अपना लेता है या अपने समस्त गुण उस पर्टिकुलर ग्रह के अंदर छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह अपने प्रभाव नहीं दे पाते। राहु भी अपने प्रभाव नहीं दे पाता और चंद्रमा भी अपने प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि राहु अपनी समस्त शक्ति चंद्रमा को प्रताड़ित करने में लगा देता है। अब ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, उसे काल्पनिक भय होता है कि मुझे जीवन में बड़े रोग हो सकते हैं, मेरे जीवन में ये अवसाद हो सकते हैं, मेरे जीवन में वो अवसाद हो सकते हैं। उसके मन में हर समय कोई ना कोई शंका बनी रहती है। वो शंकाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, रिश्तों को लेकर शंका हो सकती है, अपनी बीमारियों को लेकर शंका हो सकती है, या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर शंका हो सकती है, क्योंकि वो काल्पनिक भय और वो काल्पनिक शंका उसके जीवन में निरंतर चलती रहती है। अब भले ही आप बहुत बड़े मकान में बैठे हैं, आप बड़े मकानों का सुख ले रहे हैं, आप बड़े उद्योगों के उद्योगपति हैं, आप बड़े उद्योग चलाते हैं, लेकिन फिर भी आपको मानसिक शांति, मानसिक सुख नहीं मिलेगा। आपको रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेंगी, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पूरे दिन को व्यवस्थित करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक आप वो दवाइयाँ नहीं लेंगे तब तक आप अपने आप को मानसिक रूप से प्रबल नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से पत्रिका में यदि चंद्रमा प्रबल है या आपकी पत्रिका में बृहस्पति प्रबल है, दो ग्रह, मैं दो ग्रहों के बारे में यहाँ पर विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि बृहस्पति भी अगर राहु और चंद्रमा पर युति पर अपनी दिव्य दृष्टि नहीं डालते हैं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसे पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता। बृहस्पति भी उसका साथ छोड़ देते हैं वहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति की दिव्य दृष्टि अगर राहु चंद्रमा पर है तो राहु का विशेष प्रभाव बृहस्पति की दृष्टि के कारण गलत नहीं हो सकता। या ऐसी स्थिति में चंद्रमा राहु नवम भाव में हो या अन्य स्थितियों में जो है राहु जो है वो बृहस्पति के नक्षत्रों में हो तो व्यक्ति सात्विक होता है, उसके कार्य जो हैं, उसके कर्म जो हैं वो इतने खराब नहीं होते जितने राहु करना चाहता है, क्योंकि राहु जो है वो बृहस्पति को नमस्कार करके चलता है, प्रणाम करके चलता है, क्योंकि यह बृहस्पति का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसको बृहस्पति देव को हर कोई प्रणाम करके चलता है। तो यहाँ पर इन स्थितियों को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन राहु और चंद्रमा की युति अगर होती है तो मन में बेचैनी रहती है, मन में व्याकुलता रहती है, पसीने आते हैं, हथेलियों पर पसीने आने शुरू हो जाएंगे, आपके मस्तक पर पसीने आने शुरू हो जाएंगे, आपको एक अचानक से व्याकुलता आपके अंदर होने लग जाती है, आप बेचैन होने लग जाते हैं। अब चंद्रमा जो है वो मन के रोगों के कारक हैं, तो आपकी पत्रिका में राहु चंद्रमा यदि है सो यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट। आपको जिंदगी में साइकाइट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, आपको मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो भी आपको ऐसी समस्या हो सकती है। राहु चंद्रमा की युति के विषय में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म ठीक नहीं है और राहु और चंद्रमा की युति 6, 8, 12 में बैठी है तो आप अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कराए हैं जिनके जो परिणाम हैं वो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे।
चंद्रमा उच्च का क्यों ना हो, अगर राहु के साथ में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति विशेष दूसरों को प्रताड़ित करने का काम करता है, दूसरों के ऊपर शासन चलाने की कोशिश करता है। देखिए, स्त्री चंद्रमा जो है वो बेटी का भी, शुक्र चंद्रमा ये बेटी के भी कारक हैं। ऐसे लोगों की जो स्त्री पक्ष जो, या ऐसे लोगों की जो संतान होती है, जो पुत्री होती है, बेटी होती है, उसको भी पीड़ा होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या छोटी आयु में बच्चों का गलत संगत में जाना हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पत्रिका में हैं जिनके बारे में मैंने पूर्ण रूप से रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, चीज़ों को देखा है, जिनके बारे में मैं विशेष चर्चा आपसे करने वाला हूँ। ये जो सीरीज़ है मैं 3 या 4 पार्ट्स में बनाऊंगा राहु चंद्रमा की युति के विषय में, तो आप उसको भली भांति समझ पाएंगे। उसके विशेष उपाय क्या होते हैं, किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, किस तरह से आपको राहु चंद्रमा की युति में विशेषतः जो परिणाम है उनको कैसे आपको देखना चाहिए, और किस तरह से आप उन परिणामों से अपने आप को बचा सकते हैं, इन चीज़ों को भी देखें। तो मेरे इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिल सकें। राहु चंद्रमा के बारे में यदि आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे दिए गए मेल आईडी पर मुझे लिख सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन भाई बहनों के कॉल्स अभी पेंडिंग हैं, जिनकी वीडियोज़ बनानी अभी पेंडिंग है, उनको शायद इस हफ्ते में पूरी वीडियोज़ उनकी मिल जाएंगी उनको इस हफ्ते में, और वो अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप अपनी पत्रिका के विषय में कोई वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा।